गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जीएस का जो सेकंड पेपर है जो कि मेंस यूपीएससी मेंस 2021 में ये जो जीएस का पेपर आया है उसका क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि पॉलिटी के पार्ट से आया है। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में, देखिए आप, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण करना है आपको, राइट। तो एनालाइज द distinguishing features of the notion of right to equality in the constitutions of the USA and India। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मीन्स जो पूछा गया इसका जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है आपका नोशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। इसके हमको जो क्या करने, इसके फीचर्स बताने हैं, ठीक है, मीन्स यूएसए और इंडिया में। तो हम लोग सबसे पहले इसका जो इंट्रो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, इंट्रो लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताना है, देखिए जो दोनों देश हैं इंडिया एंड यूएसए, राइट, इनके पास सबसे खास बात क्या है, इनके पास सबसे खास बात इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो हमें लिखने हैं। तो उस कॉमन कैरेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में हम सबसे पहले हमको बताना है कि दोनों ही जगह जो है बहुलवादी समाज है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज है वहां पे दोनों जगह। एक तो हम ये बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात हम बता सकते हैं कि बोथ है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट, दोनों ही के पास जो है वो लोकतांत्रिक सरकार है। तो एक तो हमने जो बताया है वो बताया है प्लूरलिस्टिक सोसाइटी के बारे में बताना है, ठीक है। और दूसरा हमको बताना है क्या, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां से आपको शुरुआत करनी कि दोनों जगह लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि दे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये बताएंगे, पहले पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो देखिए अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स मींस जो फंडामेंटल राइट्स अगर हम इस तरीके से कहते हैं, तो वहाँ जो बिल ऑफ राइट्स जो है वो फर्स्ट 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा उसको इंसर्ट किया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं थे, बाद में इनको इंसर्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं कि और ये जो है आप बता सकते हैं कि इट वॉज इंसर्टेड इन द बिल ऑफ राइट्स by the 14th amendment year 1868। तो हम जो फोकस कर रहे हैं, किस चीज फोकस कर रहे हैं, ये हम फोकस कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी पे। तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में आप बताएंगे, पहला जो पॉइंट है आप बताएंगे कि राइट टू इक्वालिटी का जो बात है, क्लॉज है, जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, ये हमने किसकी जोड़ा है, 14th अमेंडमेंट। पहला जो पॉइंट होगा 14th अमेंडमेंट कब जोड़ा है, 1868। किसमें जोड़ा है, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे, राइट, जब हम भारत की बात करेंगे, इंडिया की बात करेंगे, तो आप इंडिया के में आप बताएंगे कि देखिए हमने क्या किया, हमने इसको जो है एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने इसको जो है इंक्लूड कर दिया पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। इस इनिशियली स्टेज, राइट, वी इंसर्टेड फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। तो ये जो है आपने पहला पॉइंट बताया कि भाई 14th अमेंडमेंट 1868 बिल ऑफ राइट्स, और इंडिया पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वहां क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 1868, ठीक है। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब हो गया कानून का समान संरक्षण धारणा, कानून का समान संरक्षण की धारणा, ठीक है। ये जो है कैसे अभी आपको डिस्कस कर रहा था 14th अमेंडमेंट
अमेंडमेंट, मतलब 1868, जो मतलब 14वां वहां जो संशोधन हुआ है, राइट, 1868 में, उसके द्वारा जो है इसको इंसर्ट किया गया, इसको लाया गया, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका में किस तरीके से जो है इसको लाया गया। भारत की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडिया में जो टर्म यूज हुआ है वो हुआ है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हिंदी में इसका मतलब क्या है? हिंदी में इसका मतलब है कानून का समान संरक्षण। हिंदी में इसका मतलब है कानून का समान संरक्षण। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीजें ली गई हैं। एक इक्वल प्रोटेक्शन, कानून का समान संरक्षण, जो कि हमने कहां से लिया है? ये यूएसए से लिया है। यूएसए का जो मॉडल है उसी से हमने लिया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमने लिया है, ये हमने लिया है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट, ब्रिटिश कह सकते हैं, ब्रिटिश मॉडल। ये कौन सा मॉडल है? ये है ब्रिटिश मॉडल, ब्रिटिश मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। मतलब कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कानून, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के आगे सभी लोग बराबर के हैं, राइट, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण। तो जो कानून का समान संरक्षण का मतलब एक कैटेगरी के लोगों को एक तरीके का कह सकते हैं कि कानून का प्रोटेक्शन मिलेगा। अब देखिए, अब जैसे बच्चे हैं, राइट, या फिर सीनियर सिटीजन हैं, या फिर यंग एज के लोग हैं, राइट, तो उनको एक कैटेगरी में हम नहीं रख सकते ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून का समान संरक्षण मिलेगा कैटेगरी वाइज। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे इसका अर्थ ये निकलता है कि कानून का समान संरक्षण है सभी लोगों को, इक्वलिटी बिफोर लॉ, चाहे कैसे भी हम। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो दोनों जो कॉन्सेप्ट हमने लिए हैं, यूएसए और ब्रिटिश से जो कॉन्सेप्ट हमने लिए, हमने दोनों मॉडल को एडॉप्ट किया है। और ये जो है दोनों ही जो है कॉन्सेप्ट हमारे आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दिए गए। ठीक है, तो ये जो है हमने सेकंड जो है हमने अंतर बताया कि क्या अंतर है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इसके आंसर पे लिखने के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? नोशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, राइट। तो तीसरा जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, थर्ड जो हम लोग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे हम लोग क्या लिखेंगे? यूएसए की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो यूएसए में आप देखेंगे तो यहां पे क्या किया गया है? यहां पे emphasis, right? Emphasis on civil and legal equality. Emphasis on civil and legal equality. यहाँ पे जो फोकस किया गया है वो सिविल जो समानता है और साथ साथ में जो कानूनी समानता है उस पर फोकस किया गया है। इंडिया में क्या है? अगर हम भारत की बात करते हैं तो इंडिया में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है सिविल और लीगल इक्वालिटी को तो फोकस किया ही गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बोथ सिविल एंड लीगल इक्वालिटी, मतलब सिविल और जो कानूनी जो समानता है उसको तो ध्यान दिया ही गया है, साथ ही साथ हमने किस चीज पे फोकस किया? सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता को भी हमने यहाँ पे क्या दिया है? महत्व दिया है। ये देखिए अंतर है, वहां पे सिविल और एम्फेसिस किस पे किया गया है?
लीगल इक्वलिटी, लेकिन हमारे यहाँ जो है सिविल एंड लीगल इक्वलिटी के साथ साथ जो है सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है सामाजिक और आर्थिक समानता की भी बात की गई है। तो एक ये अंतर आपने देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब फोर्थ हम डिफरेंस बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। चौथा डिफरेंस क्या है? चौथा डिफरेंस क्या बताना चाहता हूं कि यूएस डज नॉट हैव एनी obligations as such and minority does not have protection from the bill of rights। कि जो अमेरिका का संविधान है, आप समझिए ध्यान से कि अमेरिका का जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों को संविधान में, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम हिंदी में माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक कहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ बिल ऑफ राइट्स में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फिर कैसे है? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यूएसए में देयर प्रोटेक्शन डिपेंड्स ऑन द लेजिस्लेचर ओनली, राइट, लेजिस्लेचर प्रोसीजर ओनली। मतलब वहां की जो कांग्रेस है वो कानून बना के उनको प्रोटेक्शन दे सकती है, बट बिल ऑफ राइट्स में ऐसा नहीं है। समझिए आप इस बात को। तो यही चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इक्वालिटी इन प्रोसीजरल सेंस है, इसमें ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया है। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि वहां कानून बना के जो है प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत में आप देखेंगे तो यहां पर हमारे यहां सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई है यहां पर, ठीक है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, आप जरा ध्यान से समझिए इस बात को कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब क्या है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो समानता है, राइट, हमारे यहाँ जो समानता की बात है उसमें स्टेट क्या कर सकता है? अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है, राइट। अफर्मेटिव एक्शन जो है राज्य ले सकता है। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है सकारात्मक कार्यवाही, मतलब सकारात्मक कार्यवाही राज्य के द्वारा ली जा सकती है। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 16 है, राइट। तो आर्टिकल 16 की बात करेंगे, राइट, उसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, राइट, मतलब अवसर की समानता है। देखिए अवसर की समानता है वहां पे, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम्पल देखेंगे तो रिजर्वेशन इन प्रमोशंस आप देखेंगे तो इसका जो रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस, तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इसको एक राज्य के द्वारा इक्वालिटी के लिए अफर्मेटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, फोर्थ पॉइंट बताया कि जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे, लिख सकते थे। अब हम बात करते हैं, वो हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, पांचवें पॉइंट की बात करते हैं कि उसमें हम क्या लिख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि देखिए वहां पे अगर मैं बताऊं आपको यूएसए की बात करूं तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। आप समझ लीजिए यूएसए में अगर हम मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान जो है वो विभेद से, राइट, वो सुरक्षा नहीं देता है। स्पेशल स्टेटस, आप समझिए इस बात को कि वहां ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मूल जो संविधान है, वो प्रिवेंट नहीं करता है, राइट, वो पक्षपात से सुरक्षा नहीं देता है। लेकिन क्या है वहां, तो आप देखेंगे कि यूएसए प्रोवाइड्स स्पेशल स्टेटस टू वुमेन्स, टू माइनॉरिटीज, राइट, बाय डिफरेंट लेजिस्लेटिव स्कीम्स। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जो है विधायी जो है योजनाओं के अंतर्गत, विधायी कार्यक्रमों के अंतर्गत जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, इसको हम उनके जो राइट्स है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है कहानी है यूएसए की है। बट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जो है वो आर्टिकल्स पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 दिया है, देखिए आप, जैसे कि आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 17 है, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बता सकते हैं कि उनके यहाँ जो है वो प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन से नहीं करता है, लेकिन हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कर सकते हैं। अमेरिका में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है, लेकिन वहां पर लेजिस्लेटिव स्कीम्स के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन भारत में क्या है कि भारत में
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसी में हमने जो है आर्टिकल मेंशन किए हैं, जैसे आर्टिकल 15 है, जैसे आर्टिकल 17 है। तो इस तरीके से इसके पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे अगला हम एग्जाम्पल क्या बता सकते थे, अगला हम एग्जाम्पल बता सकते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हैं, मतलब शिक्षा का अधिकार। तो आप लोगों को पता होगा कि राइट टू एजुकेशन है भारत में जो है इस समय ये फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। और ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें क्या बात की गई, इसमें बात ये की गई है कि 6 to 14 ईयर्स एज के जो बच्चे हैं, राइट, उनको जो है बेसिक प्राइमरी एजुकेशन देना स्टेट का क्या है, स्टेट करेगा, स्टेट उनको प्रोवाइड करेगा, राइट। स्टेट की ये ड्यूटी है, ये इंडिया में है, राइट। बेसिक एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन फ्रॉम एज 6 to 14 ईयर्स, राइट। तो इस तरीके का प्रोविजन भारत में है शिक्षा के मामले में। अगर हम वहीं अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में क्या बात की गई है, अमेरिका में जो बात की गई है वो फोकसेस ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा के स्तर की बात करता है, गिवन टू द चिल्ड्रन। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में 16 ईयर्स की जो एज है वहां तक वो डिसाइड किया गया है, राइट। क्योंकि ये माना जाता है कि 16 ईयर्स में जो बच्चा है वो मैच्योर हो जाएगा और कैपेबल हो जाएगा। तो देखिए दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अधिकारों में क्या अंतर है। वहां पर शिक्षा के अधिकार की बात की गई है अमेरिका में, यूएसए में, लेकिन वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात की गई। लेकिन भारत की जहां हम बात करेंगे तो भारत में जो है ये बात की गई है वो 6 to 14 ईयर्स की बात की गई। और जैसे आप लोगों को मालूम है, एज यू नो, कि फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन इज नॉट गुड, राइट। तो इस तरीके से ये थोड़ा अधिकारों में अंतर है और आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएसए में अगली मैं बात करूंगा, अगर अधिकारों की बात करूंगा, इनकी राइट टू इक्वलिटी की बात करूंगा, समानता के अधिकार की बात करूंगा, तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल इक्वलिटी की जैसे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। सोशल इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है, सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। हम यूएसए की बात कर रहे हैं अभी, तो सामाजिक समानता की बात करेंगे अगर हम, तो उसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि राइट टू इक्वालिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी सोशल इक्वालिटी इन अमेरिका। ये आप नोट कर लें कि राइट टू इक्वालिटी डज नॉट प्रोवाइड एनी सोशल इक्वालिटी इन अमेरिका। अमेरिका में जो है इस तरीके के जो सामाजिक समानता की बात है वो नहीं है। तो आपने देखा होगा वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह भी होते हैं, ये आपने देखा होगा, राइट। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सोशल इक्वालिटी भी दी गई है। सोशल इक्वालिटी की बात करेंगे तो आप सामाजिक समानता के जो आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, राइट, आर्टिकल 15 को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इवन आर्टिकल 14 को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर आर्टिकल 14 को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन करने के लिए ये आपको बताना होगा कि रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, राइट, और डोमिसाइल के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, ये इक्वालिटी की बात है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन की बात आप करेंगे, देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी आप देख सकते हैं कि ट्रिपल तलाक के केस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज ग्रुप, राइट, ट्रिपल तलाक की बात कर सकते हैं और इसके द्वारा आप बता सकते हैं। आप कंक्लूजन में क्या लिखें वो मैं बता रहा हूँ। विद द इवैल्यूएशन ऑफ द केसेस इन द पर्सपेक्टिव, द जुडिशरी इज एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ द इक्वालिटी विद द चेंजिंग कंडीशन। अभी आप देखेंगे कि हमारी जो जुडिशरी है, राइट, वो कह सकते हैं कि जिस तरीके से सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से जो है राइट टू इक्वालिटी को क्या किया जा रहा है, इवॉल्व किया जा रहा है, आप देखेंगे। और उसी तरीके से जो है अमेरिका की जो जुडिशरी है कुछ उसी ट्रैक पे है। अगर हम 2-4 केसेस का एग्जांपल अगर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को देखते हैं और इंडिया के इंटरप्रिटेशन को देखते हैं तो ऐसा कुछ लगता है कि राइट टू इक्वालिटी में क्या हो रहा है, कुछ ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस आंसर को कंक्लूजन भी लिख सकते थे और एक इंट्रोडक्शन भी लिख सकते थे और ये पॉइंट्स आप रेज करके इस आंसर को आप लिख सकते थे, जो कि आंसर आपको 250 वर्ड्स पे लिखना था।